तो जैसे जैसे ईरान और इजरायल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, दुनिया की महाशक्तियों की चिंता भी बढ़ती जा रही है और सवाल यही उठ रहा है कि क्या दुनिया धीरे धीरे विश्व युद्ध के मुहाने की तरफ अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुकी है, क्योंकि तीन फ्रंट पर जंग की स्थिति बनती जा रही है। विस्तार से करेंगे इस पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ हैं सुरभि। तो इजरायल और ईरान के बीच जंगी तनाव के साथ दुनिया की महाशक्तियों की चिंता बढ़ गई है। ईरान और इजरायल के एक दूसरे पर हमले के बाद दुनिया में तीन फुल स्केल वॉर फ्रंट खुल गए। इजरायल और हमास के बीच पहले से जंग जारी है। इसके अलावा आपको बता दें, रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच एक बड़ी खबर आई है। और क्या रूस यूक्रेन जंग में अब नेटो से रूस की सीधी जंग की होने जा रही है शुरुआत? ये इस वक्त का है सबसे बड़ा सवाल। और इस वॉर स्पेशल बुलेटिन में दुनिया के तीन मोर्चों पर जंग की एक एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत ईरान और इजरायल जंग से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां आपको बता दें ईरान के इस्फहान में नंदाज एटमी सेंटर के पास हमले की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। हमले में ईरानी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान की खबर है। कई ईरानी S-300 को तबाह करने का दावा भी किया गया। एटमी सेंटर की सुरक्षा के लिए S-300 तैनात किए गए थे। फिलहाल ये सैटेलाइट इमेजेस तबाह हुए S-300 की, इजरायली हमले से पहले की तस्वीर और हमले के बाद की, ये दो तस्वीरें एक साथ आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर सबसे बड़ी खबर ये कि कई ईरानी S-300 को तबाह करने का जो दावा किया गया था, वो इन तस्वीरों के जरिए अब साफ हो रहा है कि कैसे एटमी सेंटर की सुरक्षा के लिए S-300 की जो तैनाती की गई थी, वो भी हमले के बाद इसकी चपेट में आई है। जी हां, तो ईरान के नतांज एटमी सेंटर की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई हैं। देखिए, 19 अप्रैल को रात को इजरायल ने ईरान के ऊपर हमला किया था और इजरायल के हमले के बाद S-300 डिफेंस सिस्टम तबाह हुए। हालांकि आपको बता दें, नंताज एटमी सेंटर के करीब हमले से ईरान सख्ते में जरूर है। और इंपॉर्टेंट यह है कि किस तरीके से इजरायली मिसाइल ने ईरानी रडार सिस्टम को चकमा भी दे दिया है। ये इंफॉर्मेशन आपके सामने किस तरीके से हमले के दौरान बड़े इनपुट मिल रहे हैं, क्योंकि इसी एक्शन के बाद ईरान किसी और हमले से पहले अब 2 बार सोचेगा जरूर। बिल्कुल, ईरान को यह संकेत मिल चुका है। इजरायल का संदेश है, ईरान की सुरक्षा घेरा को बेअसर करने में सक्षम है इजरायल, यानी कि कहीं भी इजरायल अटैक कर सकता है। ईरान को मिले रूस से S-300 सिस्टम को इजरायल ने तबाह कर दिया है। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये सारी जानकारी सामने आ रही है। जिस S-300 के बूते अपने न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट को सिक्योर करने की बात ईरान कह रहा था, उसको ही हिट किया गया है, उसको ही टारगेट किया गया है इजरायल के द्वारा। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या दावे किए गए ये आपने देखा। लेकिन अब जल्द एक बार फिर से इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं, क्योंकि इस्फहान शहर में आपको बता दें ईरानी एटमी सेंटर के करीब 2 सैटेलाइट तस्वीरें जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रवि, आपकी तरफ है इजरायल के हमले से पहले की तस्वीर और मेरी तरफ है इजरायली हमले के बाद की तस्वीर। बताइए। बिल्कुल, अगर पहले की तस्वीरें आप देखिए तो जो S-300 जो डिफेंस सिस्टम है वो यहां पर इंटैक्ट नजर आ रहा है, वो सुरक्षित नजर आ रहा है। और एक तरीके से इसी के भरोसे, इसी के आधार पर ईरान अपने न्यूक्लियर सेंटर की सुरक्षा को लेकर काफी निश्चिंत था। लेकिन हमले के बाद सुरभि तस्वीर बदल गई। बिल्कुल, और ये जो S-300 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अपनी सुरक्षा के लिए रूस का ये बहुत बड़ा सहयोग था ईरान के पास, और उसी की तैनाती जिस तरीके से इस लोकेशन पर की गई है। हम जब से ये हमला हुआ है चर्चा कर रहे हैं इस्फहान प्रांत की। इस्फहान प्रांत क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की देखरेख में रूस से मिले S-300 की तैनाती यहां पर की गई। अब हमले के बाद की ये सैटेलाइट तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां देखिए किस तरीके से ये पूरी तरीके से डैमेज नजर आ रहा है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट भी है कि किस तरीके से अब जो बड़े दावे किए जा रहे थे कि ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, ऑपरेशन में क्या किसी तरीके का नुकसान हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल था। हालांकि इसको रोल आउट कर दिया गया था। लेकिन अब आपको बता दें, एयर मार्शल रिटायर्ड राजेश कुमार रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहला सवाल राजेश सर आपसे कर रही हूं, ये 2 तस्वीरें साथ में दिखा रहे हैं जो एक सबसे बड़ा सबूत है, बता रहे हैं कि पहले ऑपरेशन का नतीजा क्या रहा? सुरभि, ये जो अटैक हुआ है इस्फहान पे, ये मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट है और सिग्नलिंग के तौर पर है कि हम आपके एयर डिफेंसेस को जो हैं
न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और यही मैसेज ईरान को देने की कोशिश की गई है, क्योंकि देखिए जब ईरान ने अटैक किया था तो उन्होंने कहा था हमारी तरफ से स्ट्राइक्स कंक्लूड हो गई हैं, अब इजराइल के ऊपर जो है उसका खामियाजा है। लेकिन इजराइल ने भी कहा कि हम रिस्पॉन्स करेंगे, और कई आपके प्रोग्राम पर भी हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि किस टाइप का रिस्पॉन्स होगा। अब इस टाइप का रिस्पॉन्स आ गया है कि उन्होंने सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम को अटैक किया है, उनके पास बहुत सारे और टारगेट थे। मेरे ख्याल में ये एक सिग्नल देने की कोशिश की गई है कि आप ये मत सोचें कि हम आपको अटैक नहीं कर सकते हैं, आप भी शांत हो जाइए और हम भी शांत हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास ये क्षमता है। तो इसको देखते हुए और जो भी यूएस की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं कि ये युद्ध ना फैले, थोड़ा सा शांति आए, थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो नीचे आए, मेरे ख्याल में उसकी तरफ ये सारे संकेत हैं। उसकी तरफ संकेत है। लेकिन अब सवाल है कि ईरान क्या करेगा, ईरान का रिस्पॉन्स इस पर क्या होगा। संजय सोई सर, ईरान ने कहा था कि हम अब यहीं पर रोकना चाहते हैं, अगर इजराइल की तरफ से कोई भी एग्रेशन किया गया, कोई भी कार्रवाई की गई, तो फिर इसके अंजाम भयानक होंगे क्या वाकई में, या फिर मामला एक तरीके से सेटल हो गया दोनों तरफ से, दोनों लोगों ने पब्लिक पोस्चरिंग कर दी है अपने देश की जनता को कि हम हमला करने में, जवाब देने में सक्षम हैं। नहीं, बिल्कुल रवि, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि ज़्यादातर ये जो ऑपरेशन हुए, ज़्यादातर पब्लिक पोस्चरिंग ज़्यादा थी। ईरान के द्वारा ज़्यादा खतरनाक ऑपरेशन किए गए, उनकी तरफ कोशिश की, क्योंकि उनके 2 कमांडर्स मारे गए थे, काफ़ी मिलिट्री क्वाड के लीडर्स मारे गए थे। तो उन्होंने बड़ी संख्या में 300 से ज़्यादा संख्या में ड्रोन और मिसाइल्स के द्वारा अटैक किया। वो बात अलग है कि 95% से ज़्यादा बाहर ही डिस्ट्रॉय कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं ईरान को भी ज़रूरी था कि अपनी सेना के लिए भी इनके कमांडर मारे के कहने के अटैक करना था। जनता भी जब देख रही, अभी तक शैडो बॉक्सिंग चल रही थी कि हमास, हिजबुल्ला और हुती के द्वारा लड़ाई लड़ रही थी, तो ईरान के पास 2 ऑप्शन थे, या तो इन्हीं का हमले बढ़ाता या खुद हमले करता। तो जनता को तो वहाँ दिखा कि मिसाइल हमारे यहाँ से उड़ी, हमला हो रहा है इसराइल के ऊपर, इसराइल को मार दिया हमने, ये कर दिया, तो मोरल अप हुआ। इसराइल ने भी कुछ करना था, नेतन्याहू की जो अभी सिचुएशन है, तो उसने एक टोकन सा कर दिया यहाँ पर भी और दिखा दिया। मैं ये मानता हूँ कि अगर हम एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे आप बता रहे थे कि S-300 को डिस्ट्रॉय किया गया है, जो क्लेम कर रहा है इसराइल, और ईरान इसके बारे में कोई खबर नहीं छाप रहा है, क्योंकि वो शायद दोनों ही देश नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़े युद्ध। क्योंकि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद किस लिहाज से चर्चा हो रही है इस बारे में मनीष झा हमारे सहयोगी और ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। मनीष से बात करूं, कर्नल शुक्ला से बात करूं, उससे पहले एक और बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान इजराइल तनाव से जुड़ी बड़ी खबरें मिल रही हैं और अमेरिका ने इजराइल के साथ खुफिया जानकारी साझा की। एक और बड़ी खबर है, हथियारों की डील पर ईरान और रूस में बातचीत को लेकर भी अमेरिका एक बार फिर से बड़े दावे कर रहा है, और ईरान और रूस के बीच गोपनीय बातचीत को लेकर यह बड़ी खबर है। आपको बता दें, ईरान को रूस कई घातक हथियार देने की तैयारी में है। तो अमेरिका की तरफ से जो इस वक्त बड़े दावे किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक ईरान को रूस कई घातक हथियार देने की तैयारी में है। ईरान और रूस के बीच गोपनीय बातचीत हो रही है और हथियारों की डील को लेकर बातचीत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए अब देखते हैं कि ईरान और रूस के बीच हथियारों की डील को लेकर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में इजराइल को क्या बताया गया है, क्या कहा गया है। तो ईरान की सीक्रेट डील, जी हां, देखिए इजराइल को यूएस ने अलर्ट किया और अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। रूस ईरान के बीच हथियारों की डील आगे बढ़ी और ईरान को रूस Su-35S और Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर देगा। ईरान को रूस इस साल के अंत तक 24 फाइटर जेट Su-35S भी देगा और इसके अलावा रूस ईरान को Yak-130 जेट, ट्रेनर और गोला बारूद भी करेगा सप्लाई। हालांकि हथियारों की सप्लाई में तेजी के लिए कई और ज्यादा कदम उठाने का फैसला लिया जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के साथ रक्षा के तौर पर किस तरीके का सहयोग कर रहे हैं, इस सीक्रेट डील को लेकर मनीष क्या इंफॉर्मेशन है? और एक सवाल उन 2 तस्वीरें के बारे में भी करना चाहूंगी जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं इस्फहान प्रांत पर हुए हमले के बाद की। बिल्कुल सुरभि, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरान और रूस का दोस्ताना आज की तारीख में पूरी दुनिया में दिख रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के दरमियान जिस तरह से ईरान ने Shahed-136 ड्रोन की बड़ी खेप जो है वो रूस को मुहैया कराई और उससे रूस ने यूक्रेन में हमला किया था, वहीं दूसरी तरफ अब जब ईरान को जरूरत पड़ी है तो रूस भी मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है, जिसके तहत रूस अपने एडवांस Sukhoi 35 फाइटर जेट दे रहा है, S-400 सिस्टम को डिलीवर करने की बात कर रहा है और दूसरे और हथियार दे रहा है। तो जाहिर है
रूस ने यह कहा कि जैसे इजराइल को मदद करता है अमेरिका, वैसे ही रूस भी ईरान की मदद को तैयार रहेगा। हाँ, यह बात जरूर है कि 19 अप्रैल की जो यह हमला है, इसको लेकर सबसे दिलचस्प बात यह है कि इजराइल इसको क्लेम करने को तैयार नहीं है। ईरान कहता है कि ये छोटे छोटे बच्चों को खेलने वाले ड्रोन से हमले किए गए थे। वहीं अमेरिका का रोल बड़ा संदिग्ध है। अमेरिका कह रहा है बहुत भयानक हमला हुआ था जी, ईरान में S-300 सिस्टम खत्म हो गया, मिसाइल से हमला किया था इजराइल ने। लेकिन यह बात इजराइल मानने को तैयार नहीं है, यह बात ईरान मानने को तैयार नहीं है। और इसीलिए जब ईरान के विदेश मंत्री से पूछा गया कि क्या अब आप जवाबी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप तो कह रहे थे हिट एंड रन पॉलिसी हमारी खत्म हो गई है, तो उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने दुस्साहस किया तो हम हमला करेंगे, लेकिन यह हमला जो है वो हमला था ही नहीं। तो इस तरह के पेच के बीच में ये सैटेलाइट इमेज कुछ और तस्वीर बयां कर रही है। इससे लग रहा है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग हो, भले ही डिप्लोमेटिक तरीके पर उसके बयान कुछ और हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अनुराग शुक्ला सर, सवाल यह है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग होता है तो एक पुराना स्कोर है अमेरिका, क्या वो इजराइल के बहाने ईरान के साथ सेटल करने की तैयारी तो नहीं है? अब मान लीजिए जैसे न्यूक्लियर जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको टारगेट किया जा रहा, अब ईरान के न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट तो अमेरिका के निशाने पर न जाने कब से हैं, क्या ये बहाना नहीं बन जाएगा? बिल्कुल, अगर अमेरिका के एंगल से देखा जाए तो वो एक पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। अगर हम वॉर की बात करें, वॉर इजराइल और ईरान के बीच में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बड़ा मुश्किल एस्पेक्ट नज़र आता है। ये बात इस बात से समझने की कोशिश करिए कि उन दोनों के देशों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट 11,000 किलोमीटर दूर है, 1,100 किलोमीटर दूर। तो इतने डिस्टेंस पे अगर हम डायरेक्ट लड़ाई लड़ेंगे तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम नज़र आती है। और जिस तरह के वेपन्स अगर आप देखें, जैसे आपने भी डिस्कस किया कि रशिया और ईरान के बीच में कुछ डील चल रही है, तो वो जो जिस तरह के हेलीकॉप्टर्स देने की कोशिश कर रहे हैं उनकी रेंज बहुत ही लिमिटेड है, वो किसी भी तरह से डायरेक्ट वॉर में शामिल नहीं किए जा सकते। तो अगर अमेरिका कुछ बोल रहा है लेकिन जिसका कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं हो रहा है, ना ईरान की तरफ से हो रहा है ना इजराइल की तरफ से हो रहा है, तो डेफिनेटली इस समय कोई भी एस्केलेशन नहीं चाहते हैं और इस बार को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहते हैं। बड़ी बात आप यहाँ कह रहे हैं, लेकिन एक और खबर है जहां ईरान पर इजरायली हमले के बाद हमास चीफ इस्माइल हानिया तुर्की पहुंचा है। और ये खबर इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने हमास प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और हानिया के साथ खालिद मिशाल भी मौजूद बताए जा रहे हैं। हालांकि हमास को तुर्की से सुरक्षित ठिकाना मिलने की उम्मीद है। तो अब ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जहां आपको बता दें TV9 भारतवर्ष ने कल भी आपको बताया था कि किस तरीके से अब जिस तरीके से हालात बने हुए हैं उसके बाद हमास की तरफ से भी पूरे इलाके को खाली और शिफ्ट करने को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और ईरान पर इजरायली हमले के बाद हमास चीफ इस्माइल हानिया तुर्की पहुंचा है, ये इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। और इस बीच आपको बता दें कि किस तरीके से अलग अलग ठिकानों की तलाश में हमास है, ये जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि ईरान पर हमले के साथ इजराइल, हमास और गाजा और वेस्ट बैंक में ऑपरेशन चला रहा है। इजराइल के आक्रामक रुख को देखते हुए ही हमास के टॉप लीडरशिप को अपनी सुरक्षा की चिंता भी सता रही है और हमास की लीडरशिप सुरक्षित ठिकानों की तलाश में है। इसी तलाश में हमास चीफ इस्माइल हानिया तुर्की जहां पहुंचा है। तो नए ठिकानों की तलाश में हमास, ये बड़ी खबर है। साथ ही इस्माइल हानिया ने एर्दोआन से मुलाकात की है। हमास अपना हेडक्वार्टर बदलना चाहता है, हमास का हेडक्वार्टर कतर से शिफ्ट हो सकता है और हानिया ने एर्दोआन से इसी सिलसिले में की है बातचीत। हालांकि कुछ दिन पहले इस्माइल हानिया ईरान भी गया था और हानिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता खमनई से भी मुलाकात की थी। अब एर्दोआन की मुलाकात के मायने भी यहां पर समझ लीजिए, उसी आधार पर आगे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ईरान पर इजरायली हमले से हमास डरा हुआ है और हमास को अपने सभी कमांडर्स के मारे जाने का भी डर सता रहा है। और कतर में हमास का हेडक्वार्टर अब सुरक्षित नहीं है। हमास के पास सुरक्षित ठिकानों को लेकर विकल्प भी बहुत कम है और ईरान के समर्थित गुटों को खत्म करने का इजरायली प्लान जिस तरीके से सामने आ रहा है, रवि, यही सबसे बड़ी कल खबर थी कि किस तरीके से प्रॉक्सी ग्रुप्स को भी टारगेट किया जा रहा है। रवि, बिल्कुल, प्रॉक्सी गुट को टारगेट किया जा रहा है। इजरायल अब ईरान के समर्थित गुटों पर चुन चुन कर हमले कर रहा है। इसी रणनीति के तहत इजरायल इराक में भी हमले कर रहा है। इजरायल के टारगेट पर हमास की टॉप लीडरशिप है। इराक में उसने भारी भरकम तबाही मचाई, पीएमएफ का हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिया, जहां 2 फाइटर जेट से बमबारी की गई, जिसमें 8 लड़ाकों की मौत हो गई। इसके अलावा इजरायल के फाइटर जेट ने सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी की इमारत पर हमला किया, जहां तैनात डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। सीरिया के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इजरायली फाइटर जेट ने हमले किए। इसके अलावा लेबनान में एयर स्ट्राइक की गई, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई, मंसूर के पास हिजबुल्लाह सेंटर तबाह किया गया। किबुत्ज पर हमले के बाद आईडीएफ ने पलटवार करके बदला लिया। तो इस तरह से देखिए प्रॉक्सीज को टारगेट किया जा रहा। राजेश सर, सवाल यही है, जो बात
अनुराग शुक्ला कह रहे थे कि एक तो फिजिकल डिस्टेंस इतना है दोनों के बीच कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन की गुंजाइश कम है, लेकिन प्रॉक्सीज के जरिए ईरान एक बड़े लेवल पे वॉर शुरू कर सकता है। और क्या इजराइल ने इसे पहले ही भांप लिया है? देखिए, प्रॉक्सीज का तो चलता रहेगा, क्योंकि यही वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डायरेक्टली इजराइल के कांटेक्ट में रह सकती हैं। अब आप देखिए, जब ये ईरान के ऊपर अटैक हो रहा था उस टाइम हिजबुल्लाह ने भी काफ़ी अटैक्स किए हैं, रॉकेट अटैक्स किए हैं इजराइल के ऊपर। ऐसा नहीं है कि वो जो नदर्न बॉर्डर है इजराइल का बिल्कुल शांत था। तो इजराइल ने दिखाया है, डिटर्मिनेशन दिखाई है। उन्होंने उनको कहा गया था कि आप गाज़ा में जो है युद्ध बंद करें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, उन्होंने बंद नहीं किया। ईरान ने डायरेक्टली अटैक किया, उन्होंने उसका जवाब दिया। हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, वो उनका जवाब दे रहे हैं। लेबनान में उनका जवाब दे रहे हैं। इराक में स्ट्राइक कर रहे हैं। तो मल्टीपल फ्रंट्स में, और जो यमन से जितने भी हूती के जो रॉकेट्स हैं उनको भी इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने दिखाया है कि वो मल्टीपल फ्रंट्स पे जो है युद्ध लड़ने के आप ही के पॉइंट से नोट लेते हुए अगली बड़ी खबर बता देती हूं सर, क्योंकि ईरान इजराइल में तनाव के बीच इजरायली सेना ने अब फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। एक और बड़ी खबर है, इजराइल का वेस्ट बैंक में भीषण हमला और नूर अल शम्स शरणार्थी कैंप पर बड़े हमले को लेकर खबर आ रही है। इजरायली हमले में 14 लोगों की मौत की भी खबर है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर जो बड़े दावे किए जा रहे हैं, रवि के पास इस बारे में और इंफॉर्मेशन है। ओवर टू यू रवि। और अब इजरायली सेना ने गाजा और वेस्ट बैंक में हमले की जानकारी विस्तार से आपको बताते हैं। हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना के क्या हमले हुए, किस तरह से हमले हुए हैं, नजर डालते हैं उस पर। गाजा में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई हुई। वेस्ट बैंक में हमास के ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। रमल्ला में नूर अल शम्स शरणार्थी शिविर पर हमला किया गया और हमास का दावा, मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। ऑपरेशन में 10 हमास के लड़ाके मारे गए, यह भी इजरायल ने दावा किया है। ईरान के हमले के बाद हमास के फिर सक्रिय होने की आशंका है। हमास के कई कमांडर गाजा और वेस्ट बैंक में अब भी एक्टिव हैं। हमास के जरिए ईरान इजरायल पर बड़े हमले करवा सकता है, इसका डर इजरायल को भी है। संजय सोई सर, एक क्विक रिएक्शन इस आधार पर चाहूंगी, क्योंकि इजरायल जिस तरीके से अलग अलग फ्रंट पर लड़ाई कर रहा है, यही वजह है कि अमेरिका उसको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ज्यादा और एस्केलेट ना हो मध्य पूर्व में हालात। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक तो बात ये है, दोनों एंगल है कि एक बात ये है कि वो जो ईरान के खिलाफ, आपका सवाल है ईरान के खिलाफ, बिल्कुल ईरान के खिलाफ और हमास के खिलाफ भी सर, तो वाकई में अलग अलग फ्रंट हो, चाहे हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल का है, हमास वर्सेस इजराइल का है, या ईरान वर्सेस इजराइल का है। बिल्कुल। तो इतने सारे फ्रंट होते हैं, वो नहीं चाह रहे कि एक तो ईरान को और एक और फ्रंट खोला जाए। तो ये वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात जो बड़ा चैलेंज उनके सामने है कि वो युद्ध को और नहीं बढ़ना देना चाह रहे, क्योंकि अगर युद्ध ज़्यादा फैलता है तो आप सोचिए पूरी दुनिया की बड़ी क्राइसिस हो जाती है। एक तरफ रेड सी के ऊपर पहली हूथी रेबल्स ने काफ़ी गदर किया हुआ है, आने जाने वाले कंटेनर शिप्स के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और अगर ईरान जो है वहाँ पर पर्शियन गल्फ को ब्लॉक कर देता है तो आप समझिए कि सऊदी अरेबिया, इराक से ऑयल आने में काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी, जो वाकई में दुनिया के लिए एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी। एनर्जी का पहली बड़ा मुश्किल हो रखी है, रेट्स हाई जा रहे हैं और पूरे यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया हर एक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। और बाकी देश भी धीरे धीरे उसमें घुसते जाएंगे, चाहे वो अभी हम देखें, चाहे वो ईरान के साथ अगर सीरिया है, इराक है, यमन है, लेबनान है, ये खड़े हो रहे हैं। साथ में रशिया खुल के धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। चाइना पर्दे के पीछे से कुछ ना कुछ कर रहा है, फंडिंग वगैरह। तो यहाँ पर देखते हुए अमेरिका नहीं चाह रहा है कि युद्ध और ज़्यादा आगे बढ़े। यही कारण है कि अब दोनों देशों ने एक तरह से लो की रखा हुआ है, इसको लो प्रोफाइल रखा हुआ है, चाहे वो इजराइल के हमले ना इजराइल मान रहा है ना ईरान। यही वजह है सर कि इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन की भी तस्वीरें आती जा रही हैं सामने। एक और बड़ी खबर और तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी, क्योंकि इजराइल के तेल अवीव में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है और इजराइल सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं। फिर चुनाव, गाजा से बंधकों की रिहाई की मांग की जा रही है। तो गाजा से बंधकों की रिहाई, इसकी मांग लगातार प्रदर्शन के साथ साथ की जा रही है, लेकिन फिर चुनाव की मांग, ये एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इजराइल के तेल अवीव में प्रदर्शन की ये तस्वीर आपके सामने है। और लेवी, ओरोन शाउल, ओरी दनीनो। और चलिए अब आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे इजरायली पीएम नेतन्याहू और किन किन मोर्चों पर घिरे हुए। नेतन्याहू को
ईरान से जवाबी हमले का डर है, तो वहीं तेल अवीव में पिछले कई दिनों से नेतन्याहू की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हमास के कब्जे से बंधकों को रिहा कराने को लेकर नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं हमास के खिलाफ जारी जंग को लेकर भी चुनौती बनी हुई है। हमास से अब भी इजरायल को खतरा बना हुआ है। और इस वक्त एक और वॉर फ्रंट से बड़ा अपडेट आपको दे दें, क्योंकि रूसी सैन्य काफिले पर यूक्रेन के हमले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हाइमार्स से रूसी काफिले पर विध्वंसक अटैक हुआ है और हाइमार्स से हमले में रूसी S-400 तबाह। यूक्रेन ने रूसी रडार को किया है ध्वस्त। और यूक्रेन में रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक बारूदी बौछार में यूक्रेन को नुकसान हुआ है। रूस ने S-300 को निशाना बनाया है। तस्वीर आप देखिए किस तरह से इस डिफेंस सिस्टम को S-300 को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। लगातार हमले किए गए यूक्रेन के ऊपर। और यूक्रेन को मिल रही मदद से गुस्से में रूसी राष्ट्रपति पुतिन, आपको बता दें, नेटो के खिलाफ रूस सीधी जंग की तैयारी में है और ईस्टर्न बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। नेटो के खिलाफ रूस की मजबूत किलेबंदी को लेकर खबर बड़ी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जिस तरीके से अलग अलग मोर्चों से यूक्रेन को अब तक मदद मिलती आई है, अब ईस्टर्न बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती को बढ़ाने का फैसला रूस की तरफ से लिया गया है। फैसला लिया गया है इसलिए क्योंकि नेटो के खिलाफ रूस अब सीधी जंग की कर रहा है तैयारी और नेटो के खिलाफ रूस की मजबूत किलेबंदी। जी हां, तो नेटो से महायुद्ध रूस की क्या तैयारी है नेटो को लेकर? तो नेटो के खिलाफ जंग के लिए रूस की बहुत बड़ी तैयारी है। बड़े पैमाने पर रूस अपनी सेना का विस्तार कर रहा है। नेटो से जंग के लिए रूस मिसाइल प्रोडक्शन भी बढ़ा रहा है और फिनलैंड से लगे बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती बढ़ाई गई है। हालांकि आपको बता दें, फिनलैंड बॉर्डर के करीब करेलिया में स्कैंडर मिसाइल सिस्टम की तैनाती को लेकर भी खबर है। ईस्टर्न बॉर्डर पर रूस ने टैंक डिविजन्स की तैनाती की है और इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के हवाले से ये जो खबर है, मनीष एक इनपुट आपसे चाहूंगी, क्योंकि इस खबर के मुताबिक दावे ये साफ तौर पर किए जा रहे हैं कि नेटो के खिलाफ ये रूस की बड़ी तैयारी है। देखिए, रूस को दरअसल ये लगता है कि अगले कुछ हफ्ते में, ज्यादा वक्त नहीं है, अगले कुछ हफ्ते में रूस को नाटो के सैनिकों के साथ आमना सामना हो जाएगा। और अभी आप देखिए कि 24 घंटे पहले अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात का ऐलान किया कि वो और कई बड़े सैन्य अधिकारी को कीव भेज रहे हैं मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर। इसका मतलब है कि अमेरिका वहां पर अपने सैन्य प्रेजेंस को और अधिक बढ़ा रहा है। फ्रांस ने खुलकर ऐलान कर दिया है, उस हिसाब से तैयारी हो रही है। कुछ दिनों में यूक्रेन के फाइटर पायलट के नाम पर F-16 की एंट्री हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यह है कि जब पूरी दुनिया का ध्यान ईरान और इजराइल के बीच मिडिल ईस्ट में लगा हुआ है, वहीं रूस और यूक्रेन में रूस बनाम नाटो की जंग की पूरी तैयारी हो चुकी है, जो अगले कुछ दिनों में कभी भी शुरू हो सकती है। और रूस ने इसी के लिए तैयारी कर रखी है, फिर चाहे वो सरमत मिसाइल सिस्टम को इंस्टॉल करने की बात हो या फिर उस तरीके से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करने की बात हो, क्योंकि रूस को लगता है कि बहुत ही जल्द नाटो के साथ उसका आमना सामना होने ही वाला है। बिल्कुल, और ऐसे में कहीं ईरान के साथ नेटो का एंगेजमेंट बढ़ा तो रूस के लिए भी एक बड़ा अवसर होगा। और देखिए, यूक्रेन को अमेरिका की सैन्य मदद जारी है। यूक्रेन के लिए 61 अरब अमेरिकी डॉलर मंजूर। अमेरिकी संसद ने यूक्रेनी मदद को मंजूर किया। बाइडेन ने आगे भी यूक्रेन को मदद का भरोसा दिया है। रूस के खिलाफ मदद जारी रहेगी, ये कहना है बाइडेन का। और इसी मदद के लिए जेलेंस्की ने यूएस को धन्यवाद भी दिया है। आर्थिक मदद से यूक्रेन को मदद मिलेगी, जेलेंस्की का बयान। और मदद का काफी समय से इंतजार था और आखिरकार यूएस की तरफ से यूक्रेन को यह मदद मिली है। संजय सोई सर, इस युद्ध को लेकर अब एक सवाल बड़ा ही अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। ईरान का फ्रंट खुलता दिखाई दे रहा है। अमेरिका की भूमिका उधर सब जानते हैं कि क्या है और क्या हो सकती है। ऐसे में नेटो को लेकर रूस कि ये रणनीति इस युद्ध के खत्म होने के बजाय इसका नेटो की तरफ एक्सटेंड होना, ये सब क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है, क्या इशारे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जैसा अभी आप दिखा रहे थे, बहुत अच्छा खबर दिखाया है कि 61 बिलियन डॉलर की जो और एड है, ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है, क्योंकि पिछले 6 महीने से इंतजार कर रहे थे और ये सबका ध्यान अभी मिडिल ईस्ट की तरफ चला गया था। अब वाकई में वापस इनका ध्यान इधर आ रहा है और नेटो के देश और अमेरिका वाकई में दोबारा यूक्रेन को आर्म कर रहे हैं, दोबारा उसको मदद दे रहे हैं। तो रशिया ने उसकी तैयारी करनी है नेचुरली। उसको जब पता चल रहा है कि दोबारा से हो रहा है और रशिया एक डिसाइसिव
स्टेज पर आ गया, उसने अपना पूरा डिफेंसिव माइंस और पूरा डीप माइंस वगैरह वगैरह लगा लिए उनकी, जिसको कहते हैं कि मोर्चाबंदी पूरी तैयार कर ली है। और ये हमले चल रहे हैं अभी, मिसाइल के हमले, अभी जैसे आप S-400 के रडार पर अटैक किया, रशिया ने S-300 के एयर डिफेंस सिस्टम में अटैक किया, तो ये हमले चल रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये इसी प्रकार से हमले चलते रहेंगे और ये यूक्रेन को जैसे दोबारा से ब्लड दे दिया और खून दे दिया गया कि भैया आप लड़ो। किस किस को कितना खून कब तक अमेरिका देगा सर, इस बारे में भी तो चर्चा की जाती है संजय सोई सर। कर्नल शुक्ला, एक जवाब आपसे भी चाहूंगी, क्या रशिया ने इस लिहाज से टाइम बाय करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को अमल में लाने का मौका नहीं हासिल कर लिया इस दौरान? और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भी अगर देखा जाए तो स्ट्रैटेजिक पार्टनर अमेरिका इजराइल का भी है, जिस तरीके से यूक्रेन को सहयोग देता है उसी लिहाज से वो इजराइल को भी सपोर्ट करता आ रहा है, लेकिन कब तक कर सकेगा, ये सवाल तो खुद अमेरिका में ही उठाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल ही, अगर आप पॉलिटिकल व्यू से देखें तो अमेरिका के अंदर काफ़ी विरोध हुआ है और काफ़ी दिनों के बाद ये एड मंजूर की गई है। इसमें जो क्लासिफिकेशन की है $95 ट्रिलियन की जो मदद दी है, उसमें से 60% यानी 60 ट्रिलियन डॉलर जो जा रहा है वो यूक्रेन की तरफ ना जाके वो इजराइल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अभी वॉर देखें, वर्ल्ड वॉर इस समय 3 फ्रंट पे लड़ी जा रही है और जो 1.5 साल से जो 2 साल से जो इसमें एग्जॉस्ट हुए एमुनेशन, आप जानना चाहेंगे कि एमुनेशन इस समय दुनिया में बहुत ज़्यादा कमी चल रही है, बहुत ज़्यादा कमी। अगर आप कन्वेंशनल वॉरफेयर देखें ना तो आप देखेंगे आर्टिलरी फायर होता कहीं पे दिखेगा, ना आपको टैंक वारफेयर कहीं होता दिखेगा, केवल मिसाइल मारे जा रहे हैं और लो स्केल पे ड्रोन्स की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो जो इतना पैसा इन्फ्यूज़ किया जा रहा है वो कहाँ जाएगा, किस चीज़ में यूज़ होगा, किस जगह पे आप किस जगह को किस चीज़ को स्ट्रेंथन करेंगे? तो ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं है। और जब रशिया नाटो कंट्रीज़ को टारगेट करके उनको वार्निंग देता है तो वो केवल अपना सेल्फ रेसिलेंस दिखा रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आएंगे। लेकिन राजेश सर, अब सवाल ये कि चूंकि एक मदद, एक सप्लाई अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से यूक्रेन को मिल गई है, बड़ी मदद, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में कौन सा फ्रंट जो है ज्यादा एग्जॉस्ट होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि यूक्रेन तो लड़ने के लिए जो उसको चाहिए वो मिल रहा है, वो लड़ेगा ही क्योंकि उसके अस्तित्व का सवाल है। रूस के लिए क्या ये सिचुएशन अलग है? क्योंकि रूसी सेना को बहुत वक्त हो गया लड़ते इस फ्रंट पर जूझते हुए। देखिए, रूस भी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा अपना फ्रंट, क्योंकि उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी हार होगी अगर वो पीछे हट जाए तो वो पूरी अपनी जान उसमें झोंक देगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट जो है कन्वेंशनल वॉर नेटो के साथ लड़ना इस समय रूस के लिए इतना संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जितने नेटो के पास हैं। अगर नेटो सारे देश इकट्ठा हो जाएं तो मेरे ख्याल से रूस उनको रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर नेटो के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होती है तो अनफॉर्चुनेटली ये न्यूक्लियर डायमेंशन में चली जाएगी, क्योंकि रूस के पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका ये टाइम अभी आया नहीं है। जो रूस अगर लगता है उनको कि वो नेटो से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेंगे तो फिर वो ईरान को Su-35 वगैरह नहीं देंगे। और डिप्लॉयमेंट्स होती हैं, ये इस दौरान एक बड़ा मैसेज होती है। आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।